नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को सम्मान मिले, जहां सद्भावना हो, लोकतंत्र और संविधान से देश मजबूती से खड़ा हो। पापा, आपके देखे इस सपने को पूरा करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। ये राहुल गांधी का एक्स पर वो मैसेज है जो उन्होंने कल अपने पिता को समर्पित किया था उनकी जयंती पर। ठीक उसी तरह उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी अपने पापा को याद करते लिखा था कि विरासत में आपसे करुणा, प्रेम और देशभक्ति का धर्म मिला। हम दोनों हमेशा के लिए ये धर्म निभाएंगे। न कोई तोड़ पाएगा, न कोई रोक पाएगा, न कभी हमारे कदम लड़खड़ाएंगे। ये प्रियंका गांधी ने कहा। और वही प्रियंका गांधी जो कहती हैं कि मेरा भाई न किसी से डरता है, न डरेगा, न किसी के आगे झुका है, न झुकेगा। अपने पिता के आदर्शों पर चलने का खुल के ऐलान अब दोनों भाई बहन करने लगे हैं। मैं 1-2 साल पीछे के अगर इनके ट्वीट देखूं तो ज़्यादातर श्रद्धा सुमन या श्रद्धांजलि हुआ करते थे, लेकिन अब अपने पिता को श्रद्धांजलि के साथ साथ जो उनके सपनों को सच करने की एक तरह से कसम ये दोनों भाई बहन खाते हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब दोनों भाई बहन मान चुके हैं कि लड़ाई अब आर या पार की है। अब कोई बीच का रास्ता नहीं है। अब कोई वेट एंड वॉच का फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब सीधा है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये एक तरह से दोनों भाई बहन मंत्र मान चुके हैं। इसीलिए आज की डेट में दोनों भाई बहन ने अकेले अपने कंधों पर पूरी कांग्रेस को खींच रखा है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पूरे विपक्ष को खींच रखा है। एक भाई ने सीधा हमला करके कभी सड़क पर तो कभी रैलियों में, कभी संसद के अंदर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जिम्मेदारी उठाई है, तो बहन ने उसी सदन के बाहर और अंदर विपक्ष को, समूचे विपक्ष को अपने भाई के पीछे खड़ा करने का जिम्मा लिया है। मैं बात आज राजीव गांधी के को लेके जो उन्होंने मैसेज किया उसकी इसलिए कर रहा हूँ कि कल शाम को जो वीडियो था उसमें जो है वो मौका नहीं मिला था, लेकिन जिक्र करना ज़रूरी था। जिक्र इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि पिछले 11 साल में बड़ी कोशिश की गई कि नेहरू के सामने एक लकीर खींची जाए, लेकिन पुरजोर कोशिश के बावजूद वो लकीर जब नेहरू से बड़ी नहीं हो पा रही थी तो नेहरू की लकीर को छोटा करने की कोशिश की गई। और इस लकीर को छोटा करने की कोशिश में हुआ ये कि जो नेहरू धीरे धीरे इतिहास की किताबों में कहीं गुम होते जा रहे थे, इस लकीर छोटी करने की कोशिश ने नेहरू को वापस इतने सालों बाद घर घर पहुंचा दिया। आज हर घर में नेहरू के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर है। आज की पीढ़ी शायद नेहरू ना पढ़ती अगर उनकी लकीर को छोटा करने की कोशिश ना की जाती। हुआ कुछ नहीं, उनकी लकीर तो छोटी हुई नहीं बल्कि और बड़ी हो गई। फिर कहा चलिए नेहरू की लकीर नहीं तो कम से कम इंदिरा से तो लकीर बड़ी खींची है। अब इंदिरा की लकीर से बड़ी खींचने के चक्कर में वो भी कामयाबी नहीं हुई, तो चलिए इंदिरा गांधी की लकीर छोटी करो। तो इसलिए संविधान काला दिवस या इस तरह का मना लो, एक नाम रख दिया गया। बताइए कि जिस दिन इमरजेंसी लगाई थी, एक इमरजेंसी के नाम पर कोशिश की गई कि इंदिरा गांधी को छोटी सी लकीर में समेट दिया जाए और अपनी लकीर उसके सामने बड़ी खींच दी जाए। लेकिन कुदरत एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कुदरत अपना इंसाफ ज़रूर करती है जी, और कुदरत ने अपना इंसाफ दिखाया एक ही चीज़ करके, जिसका नाम बड़े ज़ोरों शोरों से भारी भरकम, जो जया बच्चन भी कहती है ना कि ये नाम लाते कहाँ से इतने भारी भरकम, ऑपरेशन सिंदूर। वो ऑपरेशन सिंदूर ऐसा हुआ कि इतना भारी पड़ा सरकार को कि लोगों को इंदिरा गांधी याद आ गई कि ये सरकार एक ये है जो झुक गई अमेरिका के एक फ़ोन पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, 40 से ज़्यादा बार कह चुके हैं
प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ वो इंदिरा थी जिसने अमेरिका के दबाव में झुकने से मना कर दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तब तो देश में गोदी मीडिया भी नहीं थी, तब तो लोगों को पता भी नहीं था क्या हो रहा। आज की गोदी मीडिया तो इस्लामाबाद तक भारतीय सेना के कब्जे में करवा चुकी थी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इंदिरा गांधी की लकीर और लंबी हो गई, मोदी जी की लकीर कहीं पीछे रह गई। फिर एक कोशिश होती है कि यार कम से कम राजीव गांधी से तो बड़ी कर लो अपनी लकीर, या राजीव गांधी की लकीर तो अपने से छोटी कर दो। इसलिए राजीव गांधी को भी आए दिन घसीटा जाता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा जाता है, फिर उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें फेंकी जाती है। लेकिन जब राजीव गांधी को लेकर सब कुछ बुना जाता है तो अचानक से एक सवाल उठ पड़ता है कि ये जो आज सोशल मीडिया पे ज्ञान बांटा जाता है, एक पूरी ट्रोल गैंग चल रही है, आईटी सेल चल रहा है मोदी जी का, बीजेपी का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियाँ चल रही है, ये टेक्नोलॉजी भारत में लाया कौन? ये आई कैसे? कंप्यूटर कौन लाया? फिर जवाब आता है राजीव गांधी। तब लोग कहते हैं कि अच्छा, तभी उन्हें कहते हैं आधुनिक भारत के निर्माता। तब सारी चीज़ें धुल जाती है। फिर आपका राम मंदिर हो, हिंदुत्व हो, विश्व गुरु हो, सब खोखली पड़ जाती है उसके सामने। क्योंकि जो प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने उस वक्त ईमेल इस्तेमाल की थी जब भारत में ईमेल आई भी नहीं थी, तब डिजिटल कैमरा इस्तेमाल कर लिया था जब भारत में डिजिटल कैमरा आया भी नहीं था, वो लाया कौन भारत में? उसको लाने वाले तो कौन थे? राजीव गांधी ही थे ना। बहुत कोशिश की कि कुछ बदलूं, नहीं बदल सके। मनमोहन सिंह का नहीं बदल सके। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उन्हीं की योजनाओं का नाम बदल बदल के आज खा रहे हैं, उन्हीं की योजनाओं का नाम बदला है। लेकिन आज दरअसल मैं, क्योंकि कल ही राजीव गांधी की जो जयंती गई है, उनका एक योजना का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि वो एक ऐसी योजना राजीव गांधी की जो आज भी इस देश की आन बान और शान बनी बैठी। बड़ी कोशिश की सरकार ने कि उस योजना को या उस काम को कुछ डिफेम किया जाए या कुछ कम किया जाए, नहीं हो पाया। तो उसके और कुछ नहीं बस चला, तो उसके नाम में ही थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा जोड़ तोड़ कर दी गई, लेकिन वो तब भी खड़ी है। और उस राजीव गांधी के उसके काम का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। जी हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय राजीव गांधी का सपना था, राजीव गांधी की योजना थी। कहने वाले कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई, कहने वाले कहते हैं कि राजीव गांधी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे। तो हमको भी मालूम है कि बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिटिक्स में आए वो परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे, परिवार अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे, इसलिए अपने बच्चों को राहुल गांधी को दून स्कूल में डाला था और प्रियंका गांधी को भी देहरादून में ही दूसरे स्कूल में डाला था, शायद वेलम स्कूल में थी। तो कहा जाता है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो एक दिन अपने बच्चों से मिलने गए। जब दून स्कूल में राहुल गांधी से मिल के आए तो वापसी में उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का, मेरे बच्चे दून स्कूल की एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस देश में तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ब्रिलियंट है, बहुत जीनियस है, लेकिन वो दून स्कूल जैसी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ ऐसे संस्थान बनाया जाए जहाँ गरीब बच्चों को भी बढ़िया क्वालिटी की एजुकेशन मिले। फिर आके उन्होंने नरसिम्हा राव से इसका जिक्र किया, जो शायद उस वक्त HRD मिनिस्टर थे। फिर उन्होंने अपनी टीम से जिक्र किया, फिर आइडिया आया नवोदय विद्यालय का कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जो दून स्कूल की तरह बोर्डिंग फैसिलिटीज़ में हो, जहाँ की एजुकेशन टॉप लेवल की हो। क्योंकि उस वक्त जब ये सोचा था राजीव गांधी ने, उस वक्त गांव देहात के स्कूलों में आपको मालूम है ढंग से हिंदी मीडियम में या रीजनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाता था, टीचर नहीं होते थे, स्कूल नहीं होते थे, बैठने बिल्डिंगें नहीं होती थी, बेंच नहीं होते थे, तो बहुत शिक्षा में बहुत बुरे हाल थे कि उसमें ऐसी हालत में दून स्कूल लेवल का कैसे एक सिस्टम बनाया जाए। तब नवोदय विद्यालय में कहा कि हायर लेवल ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ
स्टेट बोर्ड नहीं बल्कि जो सीबीएसई जो एलीट बोर्ड माना जाता है उसका करिकुलम चले, बोर्डिंग स्कूल हो, उसी लेवल पे हो। और एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि भाई 6 से लेकर 12th तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हर ज़िले में, देश के हर ज़िले में एक स्कूल बनाया जाएगा और वहाँ के रूरल बैकग्राउंड के खास करके 60 से 70% बच्चे उसमें रूरल बैकग्राउंड के होंगे। वहाँ से उन्हें निकाला जाए, उन्हें सेलेक्ट किया जाए और 6 साल उस स्कूल में पढ़ाई उनकी कराई जाए, उन्हें तैयार किया जाए और हाई लेवल एजुकेशन उन्हें दी जाए, जिसमें शायद 6 से लेकर 9th तक कम्प्लीटली फ्री होती है और 9th के बाद 12th तक, 12वीं तक शायद 600 रुपया महीना ऐसा कुछ नॉमिनल सी फीस होती है। इस सपने के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत हुई और ये शुरुआत हुई थी आई थिंक सन 1986 में। जी हाँ, 1986 में राजीव गांधी ने ये सपना देखा और उसके बाद 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपेंड हायर एजुकेशन प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया, इसके तहत 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम का एक नींव रखी गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो रूरल पॉपुलेशन, गांव देहाती पॉपुलेशन के लिए फ्री और उसके बाद फिर थोड़ा सा पार्शल पेमेंट वाली एजुकेशन प्रोवाइड करे। जो करिकुलम वहाँ रखा गया वो सीबीएसई का रखा गया। याद है आपको 1986 में, अगर आप उस वक्त के आसपास के पढ़े हैं, तो क्योंकि मैं उस वक्त खुद स्कूल में था, मुझे अच्छी तरह मालूम है। हम लोग स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ा करते थे। सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग किसी और नज़र से देखते थे। हमें लगता था ये सोसाइटी ही कुछ और है और वो भी हमें उसी नज़र से देखते थे। उन्हें लगता था वो एलीट क्लास है। तो सीबीएसई का सिलेबस गांव के बच्चों को पढ़ाया जाए, वहाँ से शुरुआत हुई। 661 स्कूल, शायद 661 या इतने स्कूल बनाए गए पूरे देश में। इस वक्त 661 स्कूल हैं और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले कई सालों से देश के 10th और 12th, 10वीं और 12वीं के जो परिणाम आते हैं सीबीएसई के, जवाहर नवोदय हमेशा टॉप करता है उनमें। आप ये देखिए कि 2022 में भी और 2023 में भी और उसके बाद भी 99, कभी 98%, मतलब 98% से ऊपर ही रहता है 10th और 12वीं का रिजल्ट जवाहर नवोदय का। और इतना ही नहीं, जवाहर नवोदय से बहुत से बच्चे उसके बाद IITs वगैरह गए हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में गए। वहाँ एक IIT का बेस तैयार कराया जाता है। ये राजीव गांधी की सोच थी। वो जानते थे कि मेरे नाना देश के 50 साल का आगे सोचा था, मुझे भी उसी सोच को आगे बढ़ाना है। 1986 में, 1985-83 में या 85-86 में उन्हें लगा कि देश को अगर अगले 50 साल बाद इस देश को आगे बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा कोई संस्थान बनाना पड़ेगा जहां गांव के जीनियस लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए आज हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं ना कि देखिए गांव से निकला बच्चा कहाँ पहुंच गया, इस गांव से निकला था। बड़े बड़े कामयाब लोगों की हम जब हिस्ट्री देखते हैं तो उस पर पता लगता ना, ये इस गांव का है, ये उस गांव में पढ़ा, कोई इस्लाम में पढ़ा, उस सरकारी स्कूल में पढ़ा। वो कैसे निकला? जब सोच थी उस वक्त के नेताओं की, तभी तो ये हुआ ना। और जवाहर नवोदय विद्यालय उसका एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। अब इसमें जाहिर सी बात है, इस सरकार की जो प्रवृत्ति रही है कि नया तो कुछ करना नहीं, पुराने में ही कुछ अदला बदली करो, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में क्योंकि जवाहर नाम जुड़ा है, सबसे बड़ी तकलीफ तो यही थी। कोशिश की गई कि कुछ बदला जाए, कुछ उसके पैरेलल कुछ खड़ा किया जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया खड़ा। फिर क्या किया जाए? फिर कहा गया कि चलो कुछ तो कुछ किया जाए। तो फिर एक जो है वो PM श्री स्कीम लॉन्च की गई। अक्रॉस 317 स्कूल चुने गए 2023-24 में, ये नवोदय में से ही। और फिर नवोदय विद्यालय का नाम बढ़ा के कर दिया गया, जिसका नाम पहले जवाहर नवोदय विद्यालय था, अब उसका नाम है PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय। बस इतना ही कर पाई है सरकार, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि ये स्कूल कोई प्राइवेट संस्था नहीं चलाती,
ये चलाती है नवोदय विद्यालय समिति, जो सीधा शिक्षा मंत्रालय के अंडर आता है केंद्र सरकार का, और शिक्षा मंत्री इसका चेयरमैन होता है। लेकिन अब इसे कांग्रेस की अच्छाई कहें या कांग्रेस की बुराई कहें, ऐसी ऐसी चीज़ों को कभी कांग्रेस हाईलाइट नहीं कर पाती। आप में से कितने लोगों को, सच बताइएगा, मालूम था कि जवाहर नवोदय विद्यालय, नाम सुना होगा आपने, लेकिन कितनों को मालूम था कि जवाहर नवोदय विद्यालय के पीछे की सोच ये थी और जवाहर नवोदय विद्यालय का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। 661 या 662 स्कूल है पूरे देश में, और 10th और 12th का रिजल्ट 98% से ऊपर रहता है हर बार, और CBSE का सिलेबस। बड़े बड़े देश के नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल ये रिजल्ट नहीं दे पाते, लेकिन जहाँ गरीब गांव के बच्चे पढ़ते हैं, देहात के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे तो अनाथ है, वो पढ़ते हैं, और उसके बाद ये परफॉर्मेंस आती है। तो ये देन राजीव गांधी की थी। अब ये तो एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई है, कंप्यूटर के बारे में तो आप सब ने सुना ही है। अब कहीं कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए जो इन 11 सालों में दिखी हो कि जिसके बारे में हम या आप या हमारे आने वाले बच्चे, अगली पीढ़ी 20 साल बाद 30 साल बाद बात करे कि भाई मोदी जी के राज में ये योजना आई थी, देखिए ये शुरू हुआ था, क्या फ़ायदा हो रहा है। कोई एक ऐसी बता दीजिए। सीधा ही नहीं बता सकते तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, शायद हो सकता है मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाए। नमस्कार।